हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो झिल्ली के द्वारा बनी हुई होती हैं। आउटर मोस्ट ब्राय मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल सतत नियमित एक समान बनी होती है और आंतरिक झिल्ली पे कई उभार पाए जाते हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। और इस क्रिस्टी के ऊपर कई F1 पार्टिकल उपस्थित होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस क्रिस्टी का जो भाग मैट्रिक्स साइड की तरफ होता है वो भाग मैट्रिक्स में घनीभूत होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम आते हैं इसके रासायनिक संगठन के ऊपर। रासायनिक संगठन में माइटोकॉन्ड्रिया में 73% प्रोटीन एवं लगभग 27% लिपिड पाई जाती है और लिपिड में भी मुख्यतः फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीनॉइड और विटामिन ई अन्य इनऑर्गेनिक पदार्थों के रूप में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डीएनए एवं आरएनए उपस्थित होता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के प्रोटीन एवं एंजाइम का संश्लेषण कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का लगभग 70% भाग प्रोटीन का बना होता है। इसमें से भी 10% केवल बाह्य झिल्ली में होते हैं और बाकी के 60% प्रोटीन आंतरिक झिल्ली में होते हैं। बाह्य झिल्ली में लगभग 14 प्रकार के प्रोटीन एवं आंतरिक झिल्ली में अनेक प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। लिपिड की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का 30% भाग लिपिड का बना होता है और इसमें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। आंतरिक झिल्ली में एक विशिष्ट लिपिड पाई जाती है जिसको कार्डियोलिपिन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, वृत्ताकार 5 माइक्रोन लंबा, कुंडलित और डबल स्ट्रैंड का होता है। यानी कि जैसे कि अपना न्यूक्लियर डीएनए होता है, सेम ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये सर्कुलर होता है। ये एक तरीके से हम यूँ भी कहें कि माइटोकॉन्ड्रियल गुणसूत्र का कार्य करता है। अब जहाँ पे डीएनए होगा बच्चों वहाँ पे आरएनए भी होगा, क्योंकि डीएनए से तो आरएनए का निर्माण होता है, तो इसलिए डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आरएनए भी उपस्थित होता है। और चूंकि आरएनए बनता है तो इसमें राइबोन्यूक्लियस एंजाइम भी उपस्थित होता है। अब आते हैं हम एंजाइम्स। अगर मैं यूँ कहूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया तो एक तरीके से घर है एंजाइम्स का, क्योंकि जितने ज़्यादा एंजाइम्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं उतने किसी भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज्म में नहीं पाए जाते। इसलिए मैंने एक सूची आपको दी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। आउटर मेम्ब्रेन में जो पाए जा रहे हैं जैसे कि मोनोएमीन ऑक्सीडेज है ना, थायोकाइनेज, NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ये सारे एंजाइम्स आपके आउटर मेम्ब्रेन के हैं। और जो बाह्य कक्ष है जो कि आपके किस में पाया जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में, वहाँ पर आपके एंजाइम्स होते हैं एडिनाइलेट काइनेज और न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। अब आते हैं हम आंतरिक झिल्ली, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जब बच्चों आप लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे तो आपको सारे एंजाइम्स के नाम याद करने पड़ेंगे, जिसमें रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, ATP सिंथेटेज ऑक्सीडेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स आपकी इन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। और अगर हम इनर चैम्बर में चलें तो आपको याद होगा बच्चों, आप पिछली क्लास में जब आप सीनियर में थे तो क्रैब साइकिल पढ़ के आए हैं। क्रैब साइकिल की वजह से इसमें सारे एंजाइम्स क्रैब साइकिल के पाए जाते हैं, जैसे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरेज, एकोनाइटेज, सिट्रेट सिंथेटेज, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, मैलेट डिहाइड्रोजनेट, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेट, लाइक दिस। ये सभी एंजाइम्स आपके इनर चैम्बर में उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, और ये सभी ऑक्सीडेशन के अंदर सहायक होते हैं। अब आता है सवाल
कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, आपके दिमाग में ये बात तो आ ही रही होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का उसके पास डीएनए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्वतः ही उत्पन्न हो जाता होगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डी नोवो उद्भव, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो भी उपस्थित है प्रोटीन वह स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैसेंजर आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया का मैसेंजर आरएनए बनाया, ये आपके आरईआर पे गया, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस हुई, मेम्ब्रेन में बंधे, मेम्ब्रेन वो माइटोकॉन्ड्रियन के रूप में आया और फिर वो माइटोकॉन्ड्रियन में बदल गया। हालांकि ये जो प्रोसेस है इसके बारे में संशय है, ये ऐसा लगता नहीं है कि इसके बारे में कोई और हमें मतलब एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन होता होगा। दूसरा है पहले से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जो कि काफ़ी सही भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और खुद की असेंबली होती है, तो वो अपना एक दूसरी डीएनए और आरएनए का निर्माण कर देती है। जब पूर्णतः 2 डीएनए और 2 आरएनए निर्माण हो जाते हैं तो इसके बीच में पट बन सकता है, अथवा मध्य में संकीर्णन हो सकता है, अथवा मुकुलन की क्रिया हो सकती है। इन तीनों विधियों के द्वारा एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परिवर्तित हो जा सकती है। और ऑरिजिन फ्रॉम मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये माना जाता है कि ये प्लाज्मा झिल्ली से भी उत्पन्न होती है। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति केंद्रक झिल्ली के द्वारा होती है। आल्टमैन जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी, उन्होंने ये भी कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार के अंतःकोशिकीय परिजीवी है, क्योंकि इन्होंने अपना जब ये मतलब इनमें स्वतः अपने विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। जब ये साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके पश्चात साइटोप्लाज्म के साथ ये सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऐसा आल्टमैन ने एक सिम्बायोटिक परिकल्पना क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए की थी। थैंक यू।